अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन फेज़ के हवाले से डिस्कस किया। थोड़ा सा उसको रिकॉल करके हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली है क्या? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब डीएनए से आरएनए बैठी बिठाई तो बन नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ हमें चीज़ें चाहिए होंगी। तो चीज़ हमें क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से आरएनए वो बनवा रहा है, तो डीएनए पे वो बाइंड कहाँ पे करता है? कौन सी जगह है डीएनए पे जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड कर सकता है? सो डीएनए पे आरएनए पॉलीमरेज की पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोमोटर साइट्स। प्रोमोटर साइट्स डीएनए की वो साइट्स हैं जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा। अब ये प्रोमोटर साइट्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स ये -10 और -35 पे पाई जाती हैं, यानी कि हमारी जीन से 10 न्यूक्लियोटाइड पीछे और 35 न्यूक्लियोटाइड पीछे कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रिकॉल कर सकते हैं आप लोग, टाटा टी और टीटी गाका सीक्वेंसेस इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। और इसी तरह से यूकैरियोट्स के केस में हमारी जीन से 25 न्यूक्लियोटाइड पीछे और 70 न्यूक्लियोटाइड पीछे, यानी कि -25 और -70 पे 4 न्यूक्लियोटाइड्स का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पाया जाता है, जिसे आप टाटा बॉक्स और कैट बॉक्स कहते हैं। अब ये वो साइट्स हैं जो कि डीएनए में पाई जाती हैं, ये प्रोमोटर साइट्स कहलाती हैं, और यहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है। अब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पे जैसे ही बाइंड करता है तो डीएनए में क्या चेंजेस आती हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एलोंगेशन फेज। नाउ यू कैन सी इन एलोंगेशन फेज, सबसे पहले आप ज़रा इस डायग्राम पे गौर करें, बाकी पॉइंट्स आप लोग इंशाल्लाह बाद में बिल्कुल अच्छे से समझ लेंगे। सो इस डायग्राम पे फोकस करें। ये आपके पास डीएनए ड्रॉ हुआ हुआ है। डीएनए के आपको पता है कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक डीएनए का पहला स्ट्रैंड है जो कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है, और एक डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है जो कि 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है। एक स्ट्रैंड को हमने ऑरेंज कलर से शो कर दिया और दूसरे स्ट्रैंड को हमने ग्रीन कलर से शो कर दिया। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में नॉर्मली क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं, उनके दरमियान कोई गैप नहीं होता। डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब जैसे ही ये पिंक कलर का एंजाइम यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड करेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बाइंड करने की वजह से डीएनए का जो डबल स्ट्रैंडेड नेचर है वो कन्वर्ट हो जाएगी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। एक स्ट्रैंड आप लोग देख रहे हैं ऊपर ऑरेंज कलर का स्ट्रैंड जो कि बिल्कुल सेपरेट हो गया है, और नीचे आप लोग देख रहे हैं ग्रीन कलर का स्ट्रैंड। अब इनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे वो ब्रेक हो गए और ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट आउट हो गए। सो अब हम लोग इनको नाम दे देते हैं। डीएनए का ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जो रन कर रहा है, इसे आप कहते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको मैंने NT शो किया है यहाँ पे, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसका दूसरा नाम है सेंस स्ट्रैंड और इसका तीसरा नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। 3 नाम रखे हैं साइंटिस्ट ने इस स्ट्रैंड के। ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसी को आप सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, इसी को आप कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। बुक में आई थिंक कि आपके 2 नाम लिखे हुए हैं, आपको तीनों नाम याद होने चाहिए क्योंकि MCQs में तीनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। सो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज आल्सो नोन एज सेंस स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा निचला वाला स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में, उसे आप कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसे आप कहते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड और उसे आप कहते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखते हैं हमारे दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बाइंड करने के बाद दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब सेपरेशन के बाद क्या होगी? हम लोग एक स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ करेंगे जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और उस स्ट्रैंड के साथ साथ हम लोग मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवाना स्टार्ट कर देंगे। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो निचला वाला स्ट्रैंड है जो कि ग्रीन कलर का स्ट्रैंड है, डीएनए का स्ट्रैंड। अब ऑब्वियसली ये डीएनए का स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर डीएनए में आपको पता है कि बेसिस पाई जाती हैं। एडेनिन पाया जाएगा, थायमीन होगा, ग्वानिन होगा, साइटोसिन होगा, क्योंकि ये डीएनए है, ठीक है। सो एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट बेसिस पाई जाएंगी। तो हम लोग मैसेंजर आरएनए का जो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करवाएंगे वो इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाएंगे। यानी कि ये जो निचला वाला स्ट्रैंड है ग्रीन कलर का डीएनए का स्ट्रैंड, उसमें जिस जगह पे हमारे पास एडेनिन होगा तो मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल पे उस जगह पे क्या ऐड करवाएंगे? हम लोग यूरेसिल ऐड करवाएंगे।
इसी तरह से ये जो निचला डीएनए का मॉलिक्यूल है जो ग्रीन कलर में शो किया गया है, उसमें जहाँ पे आपके पास साइटोसिन होगा, तो मैसेंजर आरएनए का जो ब्लैक मॉलिक्यूल है वहाँ पे हम उसके साथ क्या लगवा देंगे, ग्वानिन। तो इस तरह से निचले वाले स्ट्रैंड की बेसिस को देखते हुए, नाइट्रोजनस बेसिस को देखते हुए हम अपना मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करवाएंगे जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। उसके कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए सिंथेसाइज करवाया जा रहा है ताकि वो इस स्ट्रैंड के साथ बेस पेयरिंग कर सके, क्योंकि अगर डीएनए में आपके पास एक जगह पे एडेनिन है तो मैसेंजर आरएनए में सिर्फ और सिर्फ यूरेसिल में ही ये टेंडेंसी है कि वो उस एडेनिन के साथ बॉन्ड कर सके। इसी तरह से ग्रीन वाले स्ट्रैंड में यानी कि डीएनए के स्ट्रैंड में अगर किसी जगह पे साइटोसिन है तो मैसेंजर आरएनए में आप उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ग्वानिन ही लगवा सकते हैं कि वो उसके साथ बेस पेयरिंग करे। अब इस तरह से ये बेस पेयरिंग होती जाएगी और आपका मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर की तरफ प्रोट्रूड करना स्टार्ट करेगा। 5 प्राइम एंड उसका बाहर निकल गया है और 3 प्राइम एंड से हमेशा मैसेंजर आरएनए यहाँ पे इसके साथ जॉइन रहेगा। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि हम लोग मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करवा रहे हैं, तो मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए हमें ऑब्वियसली मैसेंजर आरएनए किससे बना है, एडेनिन से, यूरेसिल से, ग्वानिन से, थायमिन से। सो हमें इन न्यूक्लियोटाइड्स की भी ज़रूरत होगी। सो इसलिए हमारे पास एलोंगेशन में किसकी रिक्वायरमेंट है, आरएनटीपीज़ की, यानी कि राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स। राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स कौन कौन से हैं, एडेनिन, एडेनिन, यूरिडीन और थायमिन नहीं, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, सो ये आपके आरएनटीपीज़ हैं जिनको आप लोग यहाँ पे ऐड करवाते रहेंगे। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट एलोंगेशन फेज़। एलोंगेशन फेज़ में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स, कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे बाइंड करेगा जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे अपॉन द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। और फिर एक स्ट्रैंड को हम लोग इस्तेमाल करेंगे एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड को आप एंटीसेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कह सकते हैं। उस स्ट्रैंड को इस्तेमाल करते हुए आप लोग राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स को ऐड करवाते जाएंगे और आपका एक मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो जाएगा। अब ये एलोंगेशन कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक कि आपके जीन का टर्मिनेटर रीजन नहीं आ जाता, यानी कि जीन का वो सीक्वेंस नहीं आ जाता जो कि आपको सिग्नल दे कि अब मज़ीद एलोंगेशन की ज़रूरत नहीं है, अब आप स्टॉप हो जाए। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग टर्मिनेशन फेज़ की तरफ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप लोग प्लीज़ गौर कीजिएगा, एलोंगेशन हमारी तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि टर्मिनेटर रीजन नहीं आ जाता। ये टर्मिनेटर रीजन किस में पाया जाता है, ये आपके डीएनए में पाया जाता है। ये जो आपको डीएनए डबल स्ट्रैंडेड नज़र आ रहा है ना बच्चों, इस डीएनए में कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस आते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के जो कि सर्व करते हैं एज अ सिग्नल, एज अ टर्मिनेशन सिग्नल। वो ये मैसेज कन्वे करते हैं कि अब टर्मिनेशन हो जानी चाहिए, अब हमें मज़ीद मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज नहीं करना, अब हमने यहाँ पे अपने प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप करना है। सो सिंपल सी बात है बच्चों, इस डीएनए के अंदर ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन पे आपके पास कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस पाए जाते हैं जिन्हें आप कहते हैं जीसी रिच सीक्वेंसेस। डीएनए के अंदर टर्मिनेशन के दौरान कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस पाए जाते हैं जिन्हें आप कहते हैं जीसी रिच सीक्वेंसेस, जीसी बेस पेयर फॉलोड बाय एटी बेस पेयर। यानी कि पहले आपके पास बहुत सारे जीसी के सीक्वेंसेस होंगे, ग्वानिन साइटोसिन, इस तरह से डीएनए में सीक्वेंसेस पाए जाएंगे। और फिर आपके पास उसी डीएनए में एटी रिच सीक्वेंसेस यानी कि बहुत सारे एडेनिन और फिर बहुत सारे थायमिन पाए जाएंगे डीएनए में। और ये जो है ये आपके पास सर्व करेंगे एज अ टर्मिनेशन सिग्नल, एज अ ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप सिग्नल। अब यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट्स, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल जो आपका यहाँ से बाहर निकलता जाएगा बन बन के। अब देखें डीएनए में जिस जगह पे ग्वानिन साइटोसिन रिच सीक्वेंसेस पाए जाएंगे, सो अगर हमारे डीएनए में जिस जगह पे ग्वानिन है तो जो मैसेंजर आरएनए उसका सिंथेसाइज हो रहा है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे साइटोसिन होगा। इसी तरह से हम कह रहे हैं जीसी रिच सीक्वेंसेस, तो डीएनए में जिस जगह पे साइटोसिन होगा मैसेंजर आरएनए में उस जगह पे क्या ऐड हो जाएगा, जिस जगह पे डीएनए में आपके पास साइटोसिन है मैसेंजर आरएनए में उस जगह पे ऐड हो जाएगा ग्वानिन। तो इस तरह से आपके पास जब ये मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल निकलेगा तो आपके पास बहुत सारे ग्वानिन साइटोसिन रिपीट हो रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, इन ग्वानिन साइटोसिन रिपीट्स की वजह से मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल, आपको पता है नॉर्मली आरएनए के मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड रहते हैं, वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं होते। लेकिन यहाँ पे इस मैसेंजर आरएनए के मॉलिक्यूल के अंदर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। ये जो मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल आपका बन के निकल रहा है, इसके अंदर सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर खुद ब खुद ग्वानिन जो है वो इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि उसके सामने क्या आ जाए, साइटोसिन आ जाए। साइटोसिन इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि उसके सामने क्या आ जाए, ग्वानिन। ग्वानिन इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि उसके सामने क्या आ जाए, साइटोसिन। इस तरह से जब ये बहुत दफ़ा यही चीज़ होगी तो आपके ग्वानिन साइटोसिन, अब आपको पता है ग्वानिन साइटोसिन के लिए अट्रैक्शन रखता है। ग्वानिन जो है वो साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो जैसे ही ये एक दूसरे के पैरेलल आएंगे, एक दूसरे के मुतवाज़ी आएंगे, सामने आएंगे, तो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैसेंजर आरएनए में आपके पास एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। गर्ल्स हेयर पिन्स लगाती हैं, बॉब पिन लगाती हैं, उनको पता है कि हेयर पिन की किस तरह की शक्ल होती है। वो ऊपर से बिल्कुल बारीक सी होती है और नीचे से उसका एक हेड होता है जो कि थोड़ा सा लूप फॉर्म में होता है। तो ये आपको हेयर पिन लग रही है, इस तरह से यहाँ पे हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। और हेयर पिन किस बात, ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझ आ गया कि जीसी जो डीएनए था उसमें जीसी का ये इम्पैक्ट हुआ कि मैसेंजर आरएनए में हमारे पास हेयर पिन लूप बन गई। अब यहीं पे डीएनए में जीसी के बाद एटी रिच सीक्वेंसेस भी पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे ए और फिर बहुत सारे थायमिन। तो जिस जगह पे बहुत सारे ए पाए जाते हैं डीएनए में, उसके कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए में वहाँ पे क्या ऐड हो जाते हैं, यूरेसिल के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए में जब यूरेसिल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाते हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, तो ये एक सिग्नल देता है कि अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप हो जाना चाहिए, अब मज़ीद ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। यहाँ पे आपके पास डीएनए की जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ख़त्म हो चुकी है और हमारा मैसेंजर आरएनए यहाँ से जो है वो आपके पास सेपरेट हो जाता है और फिर मैसेंजर आरएनए का ये पूरा मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। अब डीएनए आपको पता है कि डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। डीएनए कभी भी सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं होता बच्चों। सेल है आपका, सेल का साइटोप्लाज्म है और सेल का न्यूक्लियस है। तो डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में। इस वजह से ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस कहाँ पे होता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर जब ये मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल बन जाता है तो वो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस में से निकल के कहाँ चला जाता है, सेल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। अब ये सेल के साइटोप्लाज्म में क्यों गया है, क्योंकि सेल के साइटोप्लाज्म में क्या चीज़ पाई जाती है, राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स इसके ऊपर अटैच हो जाएंगे और अगली जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा उसमें इसको हेल्प आउट करेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिहाज से इस लेक्चर को अटेंड करने के बाद भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।